गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? कुछ कुछ चीजें आईटीसी की बच गई है, और ये जो भी चीजें बच गई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर अपने को तो पूरा चैप्टर खत्म करना है, तो आज अपन आईटीसी का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। कल हम देखेंगे नया चैप्टर, शायद ही शुरू करें। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आपको आईटीसी के बड़े बड़े क्वेश्चन करा दूं उसमें, पर आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो फिर मैं बड़े वाले क्वेश्चन आपको करा दूं। आपको क्या करना पड़ेगा ना, आज सारे सब्जेक्ट इग्नोर करने पड़ेंगे, सिर्फ आज। मतलब सिर्फ आप रिवीजन लेक्चर देख के आ जाओ, अभी तक जितने सारे चैप्टर हुए उनके। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, रिवीजन लेक्चर देख लोगे तो बड़े क्वेश्चन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो बड़े क्वेश्चन करेंगे ना, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना मैं बड़े क्वेश्चन आपको कराते जाऊंगा, आपको बस ऐसा रहेगा हाँ याद आ रहा है, याद आ रहा है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। मंडे को अपन बड़े क्वेश्चन करेंगे। पूरा तो रिवीजन नहीं, वो मैं आखिरी में कराऊंगा। अभी रुक जाओ, मैं कराऊंगा आखिरी में, अभी नहीं। अभी कोई मतलब ही नहीं रिवीजन का, अटेम्प्ट आखिरी में, वापस भूल जाओगे। चलो अब आ जाओ फटाफट से। सर, लास्ट डेट टू बुक क्या अवेल आईटीसी। सरकार ने एक लास्ट डेट देके रखी है आईटीसी की। अगर आपने इस लास्ट डेट के पहले पहले आईटीसी ले लिया, बहुत बढ़िया। पर अगर इस डेट तक आप आईटीसी नहीं ले पाए तो आप आईटीसी भूल जाना। सर, आखिरकार ये लास्ट डेट क्या है? तो सपोज करो मेरा इनवॉइस आज का है, अभी मैं बता रहा हूं, सब मेरे अंदर ही है। 24 मई 2024 इनवॉइस कब का है? 24 मई 2024। सरकार बोलती है कि देखो, इस इनवॉइस का जो आईटीसी है ना, अगर आपने सारी कंडीशन फुलफिल करी है तो हम आपको आईटीसी तो देंगे, पर एक लास्ट डेट है आईटीसी की, और वो लास्ट डेट है 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अभी सब इधर ध्यान दो बेटा। जीएसटी में क्या होता है ना, जीएसटीआर 9 में एक रिटर्न जाता है, उस रिटर्न को बोलते हैं एनुअल रिटर्न। इस एनुअल रिटर्न में जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में सेल हुई, परचेस हुआ, आईटीसी, ये सारी की सारी डिटेल जाती है कहां पे? एनुअल रिटर्न। सर, ये एनुअल रिटर्न की तारीख कौन सी होती है? तो अभी ड्यू डेट एनुअल रिटर्न की होती है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं जीएसटी की। तो जीएसटी की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है? इसका मतलब है 23-24 का एनुअल रिटर्न कब जाएगा? 31/12/2024। हाँ, 31/12/2024। तो 23-24, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक जितने सारे ट्रांजैक्शन हुए, उसका एनुअल रिटर्न कब तक चले जाना चाहिए? सर, ये एनुअल रिटर्न में क्या होता है राजा? इसमें आपको कंसोलिडेटेड डिटेल्स अपलोड करनी पड़ती है। सेल की डिटेल, परचेस की डिटेल, ये सारी डिटेल जाती है एनुअल रिटर्न। एक और चीज होती है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पता है क्या करना पड़ता है? जो आपका जीएसटी का रिटर्न है, जो आपका टैली का डेटा है, अकाउंट्स का डेटा है, और जो आपका इनकम टैक्स का डेटा है, इन तीनों को मर्ज करो। मर्ज करने का मतलब है इन तीनों का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। बचपन में आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया होगा, तब तो राजा हर चीज क्वेश्चन में लिखी रहती है। प्रैक्टिकल लाइफ में पसीने आ जाते हैं जीएसटी का क्या बनाने में? रिको बनाने में। बिग फोर में रिकंसिलिएशन नहीं बोलते हैं, उधर प्यार से बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? रिको बना रहे। रिको बनाने का मतलब
आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शन जो आपने जीएसटी में अपलोड करे वो ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शन को मैच करो। बहुत बार क्या होता है ना, मैं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्यादा आईटीसी ले लेता हूं पर सामने वाले ने जीएसटीआर 1 में ट्रांजैक्शन ही अपलोड नहीं करा, तो दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आईटीसी दिख रही है पर सामने वाले ने जीएसटीआर 1 ही फाइल नहीं करा, डिफरेंस आएगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं डिफरेंस के। ये सारी चीजें कहां पे सही होती है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो दो चीजें बनानी पड़ती, एक तो क्या, एनुअल रिटर्न, और दूसरा क्या, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या एनुअल रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं, एनुअल रिटर्न में सिर्फ क्या जाती है, आपकी डिटेल्स जाती है पूरे साल भर की। अब आईटीसी की लास्ट डेट क्या है, तो 24 मई का इनवॉइस 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, अब 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तारीख बोलो, 30 नवंबर 2025 की 25 और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। सपोज करो सर आपने 31/12 को ही फाइल करा, तो विच एवर इज अर्लियर, मतलब ठीक है, फुल उड़ाने क्या क्लास। अब एक चीज समझना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइसेस 28 मार्च 2024। अब क्या हुआ ना, हमको बाद में रियलाइज हुआ कि हमने गलत इनवॉइस बना दिया। बाद में क्या रियलाइज हुआ कि 12,000 का इनवॉइस बनाना था पर गलती से कितने का बना दिया, 10,000 का। तो अब मैं एक चीज इशू करूंगा, उसका नाम क्या, नहीं मैं रिटर्न नहीं, मैं एक चीज इशू करूंगा, डेबिट नोट। डेबिट नोट की क्रेडिट नोट, है ना, याद है आपको। अरे वाह, तो डेबिट नोट सर दूध पीने से क्या आती है, शक्ति आती है, और क्रेडिट नोट शक्ति कम होती है। तो बाद में मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि यार गड़बड़ हो गई, और ये रियलाइजेशन हुआ आपको 5 अप्रैल 2024। डेबिट नोट आपने 2000 का बनाया, 18% और जीएसटी कितना हो गया, टोटल कितना आया। अब आप मुझे बताना कि सर लास्ट डेट टू बुक आईटीसी क्या होनी चाहिए। ये मेरे पास आज मेरी शॉप पे दो इनवॉइसेस हैं परचेज के। एक इनवॉइस है मेरे पास 10,000 रुपए का, और एक इनवॉइस है मेरे पास 5 अप्रैल का। पहले लॉ मेकर ने बताया क्या लॉ बना के रखा था, पहले लॉ मेकर ने बड़ी चीटिंग करी। लॉ मेकर ने बोला ये डेबिट नोट आपने क्यों बनाया, क्योंकि इनवॉइस गलत बनाया। तो पहले जो लॉ मेकर कहता था वो ये कहता था कि सर इन दोनों की तारीख एक ही मानो, डेट इज व्हाट 28 मार्च। पर फिर बार में लॉ मेकर को रियलाइज हुआ यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है राजा, डेबिट नोट की तारीख क्या है, 5 अप्रैल, इनवॉइस की तारीख क्या है। फिर बाद में अमेंडमेंट आया, और अमेंडमेंट में ऐसा कहा कि इनवॉइस एंड डेबिट नोट ये दोनों अलग अलग है। दोनों क्या है, अलग अलग, मतलब दोनों का 30 नवंबर अलग निकलेगा। इसका मतलब है इनवॉइस की जो लास्ट डेट है क्रेडिट की, वो देखा जाएगा 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न डेट विच एवर इज अर्लियर। यहां पे भी कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, 5 अप्रैल। क्या डेबिट नोट के लिए भी ये वाली डेट लेंगे क्या, नहीं। पर पहले क्या गलत हो रहा था, पहले लॉ मेकर बोलता था कि भाई डेबिट नोट अलग थोड़ी है, डेबिट नोट तो इनवॉइस का ही क्या है,
तो पहले लॉ मेकर बोलता था कि डेबिट नोट की डेट और इनवॉइस की डेट को सेम लो, फिर बाद में अमेंडमेंट आया और अब अमेंडमेंट में सर इनवॉइस का अलग और डेबिट नोट का अलग। अब देखो इनवॉइस का मुझे अब सोच समझ के बताना कौन सा फाइनेंशियल ईयर भाई? अट्ठाईस मार्च 24 फाइनेंशियल ईयर, 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो 30 नवंबर। गड़बड़ मत करना, इसमें बच्चे 24-25 खेलते रहते हैं। और फाइलिंग ऑफ, अच्छा ड्यू डेट नहीं बोला एनुअल रिटर्न का, ये जो तुम बोल रहे हो 31/12, ये तो क्या है? ड्यू डेट। अभी मैं ऐसा मान रहा हूं कि 31/12 को ही फाइल करा, वो ड्यू डेट है। फाइल हम पहले भी कर सकते हैं, पर ये इंडिया है तो यहाँ पे अक्सर लोग आखिरी में ही फाइल करते हैं, 31 जुलाई को ही रिटर्न जाते हैं। तो फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न दोनों में से विच एवर इज ठीक है। अगर सर आपने एनुअल रिटर्न सपोज करो 30 अक्टूबर को फाइल कर दिया हो तो फिर 30 अक्टूबर आपके ऊपर है एनुअल रिटर्न आप कब फाइल कर रहे हो। दूसरा, अच्छा डेबिट नोट कौन सी डेट मानी जाएगी? 5 अप्रैल। अब फाइनेंशियल ईयर बोलो, अब फाइनेंशियल ईयर बोलो, बोलो फाइनेंशियल ईयर कौन सा? फाइनेंशियल ईयर, अच्छा अब लास्ट डेट क्या होगी? 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ विच एवर इज डेबिट नोट की तारीख क्या? 5 अप्रैल। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा? तो 24-25 लास्ट डेट आईटीसी की क्या है? 30 नवंबर ऑफ दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये 24-25, अगला फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 25-26। अच्छा तारीख कौन सी आएगी सर? 30 नवंबर और 30 नवंबर 2025। अच्छा एग्जाम में डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न दे देगा तो उसके हिसाब से विचेवर इज अर्लियर आ जाएगी। क्लियर है? बस इतना सा ही प्रोविजन। एक और चीज दिखा रहा हूं, शांति रखो, शांति रखो, है ना। अबव प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल। सर कहां अबव प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है? राजा हमने वो 180 डेज वाली बात पढ़ी थी, याद है? 180 डेज में हमने क्या पढ़ा था कि सर अगर रेसिपेंट सप्लायर को 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है तो आईटीसी रिवर्सल की बात नहीं होगी। सर 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करा तो आईटीसी रिवर्स होगा। पर फिर मैंने वहां पे एक और बात बताई थी कि अगर बाद में पेमेंट कर दिया तो आईटीसी मिल जाएगा। अब देखो लॉ मेकर यहां पे 30 नवंबर नहीं बोल सकता क्योंकि 180 दिन तो पहले ही हो गए, तो फिर टाइम बचा कितना? तो जब 180 दिन में मैं आईटीसी को री अवेल करूंगा तो वहां पे ये जो ऊपर वाली टाइम लिमिट है ना वो ठीक है। तो फिर आप कभी भी आईटीसी ले सकते हो, वहां पे ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जिस दिन पेमेंट हो गया 360 दिन बाद पेमेंट हो गया 360 दिन बाद। तो जो 180 दिन वो पूरा क्या था? रेसिपेंट शुड पे टू सप्लायर विद इन कितने दिन? विद इन 180 डेज। बाद में पेमेंट करा तो इफ पेड आफ्टरवर्ड्स
आप कभी भी आईटीसी रीअवेल कर सकते हो, वहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। नहीं वो तो अलग है, वो तो प्रोविजन ही अलग है, वो तो 1 साल है, यहाँ पे तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक है। कभी भी कर सकते हैं, 180 दिन का जब आपने पेमेंट करा तब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं आपका दिमाग कितना चल रहा है। एक क्वेश्चन बनाता हूं बिल्कुल सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन बताता हूं, नहीं वापस से नहीं समझाऊंगा, अभी क्वेश्चन देखेंगे फिर समझेंगे, एक बार में बेटा ध्यान दो। इनवॉइस डेट अभी क्वेश्चन में वापस से समझा रहा हूं, ठीक है। चलो दो केस मैंने आपको दिए, दोनों में आपको लास्ट डेट बतानी है आईटीसी की। इधर आईटीसी है मेरा 20,000 का और इधर मेरा आईटीसी है 15,000 का। दोनों में आपको लास्ट डेट बतानी है आईटीसी की। दो एनुअल रिटर्न की डेट भी मैंने आपको दी थी, 30/11/24 और 30/12/25। हाँ इनवॉइस अलग है, डेबिट नोट अलग है। हाँ अलग अलग है एनुअल रिटर्न, 24-25 का रिटर्न अलग जाएगा, 23-24 का रिटर्न अलग जाएगा। फर्स्ट वाला केस 23 मार्च 24, क्या है कौन सा पहले फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 23-24। इस 23-24 में सर आपको 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो वो हो जाएगा हमारा 30/11/24। अच्छा आपने एनुअल रिटर्न भी 30/11 को ही फाइल करा, तो विच एवर इज अर्लियर यही आ जाएगी हमारी क्या, 30/11/24। ये लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट है आईटीसी लेने के। ठीक है, अब दूसरा केस डेबिट नोट। सर 1 अप्रैल 2024, फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 24-25। 24-25 के बाद अगला फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो पहले आपको लेना पड़ेगा कौन सा, 30 नवंबर 2000 और 30/12/2000, विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर कौन सी हो गई हमारी, 30/11/2025। ये क्या है हमारी लास्ट डेट टू बुक आईटीसी। मतलब इस तारीख के अगर आगे चले गए तो क्या ये वाले इनवॉइस का आईटीसी बुक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। रुको 2 मिनट, अगर सर ये जो इनवॉइस डेट और ये है, ये तो हुआ नॉर्मल केस। एक चीज बताओ, यहां पे हम ले लेते हैं इनवॉइस डेट 24 मई 2024, ठीक है। वाह क्या दिन है आज। यहाँ पे 1 लाख रुपए का सप्लायर और 18,000 का जीएसटी, टोटल कितना हो गया। ठीक है, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि रेसिपेंट को कब तक पे कर देना है, रेसिपेंट को कब तक पे कर देना है सप्लायर को, गिनो फटाफट से, गिनो फटाफट से। पक्का, तो गिन लिया है क्या सबने, कितना क्या आ रहा है, 20 नवंबर 2000
पक्का? फाउंडेशन अपने मैक्स हो गया ना? हाँ अच्छा पढ़ा था ना, हाँ ठीक है। तो 20 नवंबर 2024, यहां तक क्या हो जाना चाहिए? सर नहीं हुआ यहां तक पेमेंट, नहीं हुआ भाई। अब पेमेंट नहीं हुआ तो हम बोलेंगे देखो रेसिपेंट आपने पेमेंट तो करा नहीं है, पर आपने आईटीसी ली होगी। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सोच समझ के बताना कि रेसिपेंट ने कौन सी तारीख को आईटीसी ली होगी। सोच समझ के बताना कि रेसिपेंट ने कब आईटीसी अवेल करी होगी। बहुत बढ़िया, 20 जून। 20 जून को सर 24 मई 2024 का GSTR 1 कब गया होगा? ये 11 जून को रेसिपिएंट के कौन से फॉर्म में दिखा होगा? अब ये 11 जून को आईटीसी दिखी होगी, मतलब आईटीसी पोर्टल पे आ चुकी है, अभी हमने यूटिलाइज नहीं करी, हमारे पोर्टल पे दिख रही है। यूटिलाइज हम तब करते हैं जब हम पेमेंट करते हैं। तो मई का रिटर्न रेसिपिएंट को कब भरना है? अच्छा कौन सा रिटर्न होता है पेमेंट का? GSTR 2A और ऑटो पॉपुलेट स्टेटमेंट होता है, ये रिटर्न नहीं होता। जैसे ही ये GSTR 1 में ट्रांजैक्शन दिखाता है वैसे ही सामने वाले के 2A में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये ऑटो पॉपुलेटेड है, ये कोई रिटर्न विटर्न नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब सर एक बात बताओ, 20/11 तक पेमेंट तो करा नहीं, अब रेसिपेंट आईटीसी को क्या करेगा? अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ सर, इनवॉइस कब का है? अगर मैं आपसे पूछूं आईटीसी की लास्ट डेट क्या है रेसिपेंट के लिए? सर 24 मई 24, फाइनेंशियल ईयर 24-25, 30 नवंबर 2000, 30 नवंबर 2025 तक आईटीसी ये ले सकता है, पर शर्त ये है कि भाई ये पेमेंट तो कर दे। पेमेंट ही नहीं कर रहा है ये। अगर मुझे बताओ इसके बाद 31/12/2025 को पेमेंट कराओ, क्या आईटीसी मिल जाएगा? हाँ इस केस में मिल जाएगा। 180 डेज के केस में ये वाला चोचला 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर करने की जरूरत नहीं है। आया क्या आपको समझ में? तो बस आपको क्या तारीख, 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला, इनवॉइस अलग है, डेबिट नोट अलग है। इनवॉइस की तारीख पूरी अलग, डेबिट नोट की तारीख पूरी अलग, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। एक और चीज सर, 180 दिन वाली लिमिट, क्या उसमें ये देखना है 30 नवंबर? नहीं सर, वहां पे ये सब देखने की जरूरत नहीं है। ब्लू क्लियर है? ठीक है। अब कौन था भाई, कहाँ लिखा हुआ है? ये रहे, आजा बेटा। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी क्या है सर? टाइम लिमिट इसको सही कर देना, 30 नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सक्सीडिंग या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। यहाँ पे ड्यू डेट नहीं है, यहाँ पे क्या है? डेट ऑफ फाइलिंग, विच एवर इज अर्लियर। और इन केस ऑफ डेबिट नोट, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट एंड नॉट द डेट ऑफ इनवॉइस इज रिलेवेंट। और एक और चीज, एक्सेप्शन इज व्हाट? री अवेलमेंट ऑफ आईटीसी रिवर्स अर्लियर। कौन सी बात कर रहे हैं ये? हाँ बोलो वैभव। रेसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर लैप्स, लैप्स। इसने एक क्वेश्चन पूछा, सर वैभव बोल रहा है कि इसने आईटीसी अवेल ही नहीं करी, तो नहीं अवेल करी तो वो आईटीसी क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगी, जीरो हो जाएगी अब आईटीसी। ठीक है, तो ये लास्ट डेट है, आप ले लो। बोलो क्लास, डन है क्या? बस।
चलो एक बार रिवाइज करते हैं, इसमें एक आधी कंडीशन रह भी गई है तो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या रह गया। सेक्शन नंबर 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंडीशंस की बात करते हैं। इसमें सारी की सारी आईटीसी की कंडीशन लिखी हुई है। कौन कौन सी सर कंडीशन है तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। पहले तो क्या, रजिस्टर्ड पर्सन, कौन सा रजिस्टर्ड, नॉर्मल या कंपोजिशन, नॉर्मल। दूसरा, आपको जो भी गुड्स है वो यहां तो आप बिजनेस में यूज करो। सर क्या इंटेंशन टू यूज है तो भी चलेगा? हाँ, इंटेंशन टू यूज है तो भी चलेगा। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, या तो टैक्स इनवॉइस या तो डेबिट नोट। अगर टैक्स इनवॉइस गुमा दिया, टैक्स इनवॉइस नहीं है, तो फिर आईटीसी आप भूल जाओ। तो पहले होना चाहिए आपके पास टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। इस टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट में बहुत सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। टैक्स चार्ज कितना, गुड्स का डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, सप्लायर का जीएसटीएन, रेसिपिएंट का जीएसटीएन और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। कहां पे? टैक्स इनवॉइस। सर टैक्स इनवॉइस हो, रिवर्स चार्ज के केस में रेसिपिएंट का इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, क्या ये सारे डॉक्यूमेंट चलेंगे? हाँ सर, सारे डॉक्यूमेंट चलेंगे, बस आपके पास एक वैलिड टैक्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद गुड्स और सर्विसेज क्या हो जाने चाहिए? रिसीव। जब तक आपको लास्ट लॉट नहीं मिला तब तक आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स के केस में भी ऐसा ही है और सर्विसेज के केस में भी ऐसा ही है, पर सर्विसेज में लॉट वाइज नहीं चलता। तो सर्विसेज में मैं ये बोलूंगा कि जब तक सर्विस कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, कंप्लीट का अपन ने एक टेक्निकल वर्ड देखा था, क्या? प्रोविजन। तो टाइम ऑफ सप्लाई में मैंने बताया था आपको प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो जब तक सर्विस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आईटीसी वाईटीसी नहीं मिलेगा। और गुड्स के केस में कब सर? लास्ट लॉट जब आपको रिसीव होगा तभी आईटीसी मिलेगा। एक और चीज, बिल टू शिप टू मॉडल के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बिल टू की लोकेशन निकलेगी और आईटीसी भी बिल टू वाले को ही मिलेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सर जब प्लेस ऑफ सप्लाई बिल टू का निकाला तो आईटीसी भी किसको दो? बिल टू वाले को दो। एक और चीज, किसी रेसिपिएंट के कहने पर अगर थर्ड पार्टी को मिल रहा है तो हम बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि किसको मिल गया? रेसिपिएंट को मिल गया। तो बिल टू शिप टू में किसको आईटीसी मिलेगा? जिसको शिपिंग हुई उसको, कि हाँ जिसको बिलिंग हुई? जिसको बिलिंग हुई। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद सर ये जो भी टैक्स है ना वो सप्लायर पे कर दे, या तो कैश में पे कर दे या आईटीसी को यूटिलाइज करके पे कर दे। क्या आपको आता है आईटीसी को यूटिलाइज करना? हाँ सर, CIS और CIS, वो कीर्तन वाला का हमने एग्जांपल देखा था। इसमें हमने एक और पॉइंट देखा था कि सप्लायर को कब तक पे करना है। गलत, गलत, गलत। सप्लायर को कब तक पे करना है? दो बातें हैं, एक रेसिपिएंट की और एक सप्लायर की। बहुत बढ़िया। 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सप्लायर को 30 सितंबर तक पे करना है। अगर सप्लायर ने पे नहीं करा तो रेसिपिएंट आईटीसी रिवर्स करेगा। रेसिपिएंट के रिवर्सल की तारीख क्या है? 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद सप्लायर से रिटर्न भर दे अपना अंडर सेक्शन 39। 39 का रिटर्न कौन सा होता है हमारा? GSTR 3B, जहां पे हम पेमेंट की बातें करते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, जैसे ही इनवॉइस या डेबिट नोट सप्लायर अपलोड करेगा कहां पे? GSTR 1 और IFF। सर ये IFF क्या होता है? आगे एक स्कीम बताऊंगा QRM पे, अभी तो नहीं। आगे हम रिटर्न वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे एक स्कीम आएगी। वहां पे एक और चीज होती है GSTR 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अभी बस आप इतना ध्यान रखो, या तो GSTR 1 में अपलोड कर दो या कहां अपलोड कर दो? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। जैसे ही अपलोड करा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा कहां पे? रेसिपिएंट के पास। और रेसिपिएंट के पास ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा कौन से फॉर्म में? GSTR 2B। दो फॉर्म रहते हैं, 2A और 2B। 2B में अभी वाला आईटीसी दिखता है,
और 2A में क्यूमुलेटिव आईटीसी दिखता है। प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूं, 2A में क्या दिखता है, क्यूमुलेटिव आईटीसी सारा, और 2B में जो अभी वाला महीना है उसका आईटीसी दिखता है। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सप्लायर क्या भर दे, जैसे ही अपलोड करेगा वैसे ही रेसिपिएंट को जीएसटीआर 2B में दिख जाएगा, दिखेगा तभी आईटीसी मिलेगा। अगर सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं करा तो रेसिपिएंट को कोई आईटीसी मिलने वाला नहीं है। हाँ, रेसिपिएंट को, ठीक है। एक और यहां पे पॉइंट है कि सर रेसिपिएंट, देखो दो बातें, एक सप्लायर कब जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दे उसकी तारीख है 30 सितंबर। एक और बात है कि रेसिपिएंट तुम सप्लायर को पेमेंट कर दो। रेसिपिएंट तुम सप्लायर को कितने टाइम के अंदर अंदर पेमेंट करो, 180 दिन। अगर रेसिपिएंट तुमने 180 दिन के अंदर अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं करा तो रेसिपिएंट तुमको आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे एक्सेप्शन भी है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि रिवर्स चार्ज में सरकार बहुत सेल्फिश है। तो रिवर्स चार्ज में हमको लेना देना ही नहीं है कि सप्लायर को पैसा मिल रहा है या नहीं, सरकार को तो मिल गया ना। एक और चीज सर, स्केड्यूल नंबर 1, क्योंकि स्केड्यूल 1 में तो कंसिडरेशन ही नहीं है तो पेमेंट की तो बात ही नहीं होगी, ठीक है। अब एक और पॉइंट रह चुका है, वो देखना ध्यान से, सेक्शन नंबर 38। सर ये सेक्शन नंबर 38 क्या है? अभी सेक्शन नंबर 38 इफेक्ट में नहीं है, पर फिर भी सर ये है क्या सेक्शन नंबर 38? लोग आईटीसी की बहुत चोरी करते हैं, अभी भी करते हैं। सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला कि देखो वो जो जीएसटीआर 2B है ना, वहां पे आईटीसी के हम 2 कॉलम बनाएंगे। हमने पूछा भाई कौन से 2 कॉलम बनाओगे, तो इन्होंने बोला हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक बनाएंगे रिस्ट्रिक्टेड का और एक बनाएंगे किसका, अनरिस्ट्रिक्टेड का। आप वही आईटीसी ले पाओगे जो कौन से कॉलम में, अनरिस्ट्रिक्टेड। वे फुकट के चोचले हैं। ये वाला जो अभी आपको पढ़ाऊंगा ना सेक्शन नंबर 38, आप बोलोगे सर ये तो सरासर सरकार ने क्या करके रखी है, चीटिंग करके रखी है, पर अभी तक सेक्शन 38 नोटिफाई नहीं हुआ है। अभी बस आप इसको ज्ञान के लिए पढ़ो कि ऐसा करके एक सेक्शन है जो आगे जाके क्या हो सकता है, नोटिफाई हो सकता है। तो सेक्शन 38 में है क्या, सपोज करो कीर्तन तुमने बेटा अभी नया नया रजिस्ट्रेशन लिया, तुमने बिल बनाया, तुम हो गए सप्लायर और साहिल सर हो गए क्या, रेसिपिएंट। अभी साहिल सर को आईटीसी नहीं मिलेगा। सर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कीर्तन तुम्हारा अभी नया नया रजिस्ट्रेशन है, तुम्हारा क्या है, नया नया रजिस्ट्रेशन। ये कंडीशन कहां पे डाल के रखी, सेक्शन नंबर 38। तो 38 में ऐसी बहुत सारी कंडीशन डाल के रखी है जहां पे सरकार बोलती है हमारे पास पावर है। किस बात की पावर, कि हम चाहें तो अगर आप सारी कंडीशन फुलफिल करते हो तो हम आईटीसी को फॉर द टाइम बिंग डाल सकते हैं कौन से कॉलम में, रिस्ट्रिक्टेड कॉलम। सर सेक्शन 38 में कौन कौन सी आईटीसी जा सकती है, तो अभी तो सबसे पहले आप कौन बंदा अगर नया रजिस्ट्रेशन लिया है, अब सर नया रजिस्ट्रेशन मतलब वो पीरियड अभी तक स्पेसिफाई नहीं करा है कि किसको बोलेंगे हम नया रजिस्ट्रेशन, तो हाँ 2 मिनट, अगर क्या लिया है आपने, किसी भी नए रजिस्टर्ड इंसान से मैंने कोई ना कोई सप्लाई ली है, मैंने कोई ना कोई आइटम उससे खरीदा है, अभी तक पीरियड स्पेसिफाइड नहीं करा है, बाद में ये नोटिफाई होगा तो फिर नोटिफाई में ऐसा लिखा होगा कि अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन लिया है फॉर सपोज करो 6 महीने हो चुके, कितने हो चुके भाई, 6 महीने, तो अभी फॉर द टाइमिंग हम आपका आईटीसी कहां डाल देंगे, रिस्ट्रिक्टेड। मतलब आईटीसी देंगे या नहीं देंगे, नहीं देंगे। फिर अगर आपने पेमेंट ऑफ टैक्स में डिफॉल्ट करा है, 6 महीने तक आपने पेमेंट ही नहीं करा है टैक्स का, जीएसटीआर 3B ही फाइल नहीं कर रहे हो, तो अगर आपने डिफॉल्ट करा है टैक्स के पेमेंट में, तो जो भी आईटीसी आपको मिलेगी वो सब कहां डाल देंगे, रिस्ट्रिक्टेड में डाल देंगे। एक और चीज, एक 2 रूल है, एक है 88C और एक है 88D।
ये दोनों रूल आप पेमेंट ऑफ टैक्स में पढ़ोगे। अभी समझना दोनों रूल क्या बोलते हैं। अभिषेक, अभिषेक नाम है तुम्हारा? हाँ, अभिषेक हमारा बहुत चालू इंसान है। अभिषेक ने क्या करा ना, जीएसटीआर 1 में अभिषेक की लाइबिलिटी दिख रही है 10 लाख की। कितने की लाइबिलिटी दिख रही है? 10 लाख। कायदे से बताओ जीएसटीआर 3B में पेमेंट भी कितने का होना चाहिए? 10 लाख। कायदा तो यही कहता है ना कि जो जीएसटीआर 1 में दिखे वही जीएसटीआर 3B में पेमेंट करो। इसने बोला यार पेमेंट के टाइम पे सब इंसान दिमाग लगा लेते हैं, ट्रांजैक्शन दिखाने में कोई दिमाग नहीं लगाता, ट्रांजैक्शन ही तो दिखाना है, पेमेंट तो करना ही नहीं है। तो लोग जीएसटीआर 1 तो आंख मीच के भर देते, पर जब बारी आती है ना 3B की तो क्या चलता है? दिमाग। फिर दिमाग में अभिषेक को ध्यान आया, यार जीएसटीआर 1 में 10 लाख की लाइबिलिटी दिख रही है, पर मुझे तो 8 लाख की पे करनी है क्योंकि 2 लाख का माल तो रिटर्न हो चुका है। ऐसा करके भाई मिसमैच हो रहा है यार, जीएसटीआर 1 10 लाख और तुम पे कितना कर रहे हो? क्या दोनों सेम है या मिसमैच है? मिसमैच। तो आपको नोटिस आएगा। कौन से सेक्शन में नोटिस आएगा? रूल नंबर 88C। तो रूल 88C में नोटिस में आपसे जवाब मांगा जाएगा। किस बात का जवाब? कि भाई बताओ अभिषेक, जीएसटीआर 1 और 3B में मिसमैच क्यों है? 7 दिन का समय दिया जाएगा। अगर तुमने वैलिड रीजन बता दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अगर वैलिड रीजन नहीं बताया तो फिर ये 2 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे कि 2 लाख रुपए की दिक्कत है ना, 10 लाख और 8 लाख। तो तुमने वैलिड रीजन नहीं बताया और तुम्हारे मन में खोट था, तो 2 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ये किसकी बात हुई? अगर मिसमैच है जीएसटीआर 1 और 3B में। एक और चीज, इतना लॉ में लिखा हुआ था, इसके बाद सरकार ने एक और अमेंडमेंट करा। सरकार ने पता है क्या बोला? सरकार ने बोला यार ऐसे तो आईटीसी भी लोग लेते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी दिख रही है 2 लाख, जीएसटीआर 2B में तुमको आईटीसी दिख रही है 1.5 लाख, तो कौन सी आईटीसी लेनी चाहिए? 2B की। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या है? भाई मैंने अभिषेक से माल खरीदा, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी आ गई। अब भाई अभिषेक तुम जीएसटीआर 1 तो अपलोड करो, क्योंकि जब तुम 1 अपलोड करोगे तभी मुझे दिखेगा किसमें? 2B में। पर मैं बोल रहा हूं यार मेरी क्या गलती, मैंने उसको जब पैसे दिए हैं तो लोगों ने पता है क्या करा? एज लोग बोल रहे हैं हम अभिषेक की गलती का खामियाजा मैं क्यों भुगतूं? मैंने अभिषेक को फोन कर दिया, मैंने बोला भाई अभिषेक तुम जीएसटीआर 1 कब भरोगे? इसने बोला सर जाओ नहीं भरता। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या होता है ना, आप ज्यादा आईटीसी भी ले सकते हो, क्योंकि अभी सरकार ने आईटीसी के कॉलम को फ्रीज नहीं करा है, वरना बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा। फ्रीज मतलब समझते हो कि जितना 2B में दिख रहा है उससे ज्यादा अमाउंट आप डाल ही नहीं सकते, पर अभी ऐसा नहीं होता। अभी आपको जितना डालना है आप डाल दो। तो राजा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी अलग दिख रही है, 2B में अलग दिख रही है, दोनों में मिसमैच है, तो वापस से क्या आएगा? शो कॉज नोटिस। तो फिर वापस से जवाब देना पड़ेगा। तो ये वाला रूल है रूल नंबर 88D, ये अभी आया। पहले कौन सा था रूल? सिर्फ 88C। फिर बाद में अभी आपके अटेम्प्ट में कौन सा भी आ गया? रूल नंबर 88D। ये पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पूरा डिटेल में आएगा 88C और 88D। आई बात समझ में? एक और चीज, सर आपने रूल 86B का वायलेशन करा, क्या याद है आपको 86B? सर क्या था 86B? सर 99% ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आप यूज कर सकते हो, या अदर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन। अगर कल को सरकार को लगेगा कि इनका आईटीसी हमको रिस्ट्रिक्टेड कॉलम में डालना है, तो उन्होंने एक और पॉइंट लिख दिया, क्या? अदर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन। सेक्शन 38 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने से रहा, थ्योरी क्वेश्चन भी नहीं आएगा जब तक ये फुल फ्लेज्ड सेक्शन मार्केट में उतर नहीं जाता, तब तक इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। जब मार्केट में उतरेगा तो बहुत हाहाकार भी मचेगा, क्योंकि भाई आप भी लॉजिकली बताओ, मैं फिर नए रजिस्ट्रेशन वाले से माल ही नहीं खरीदूंगा।
इन्होंने तो लिख दिया कि सर अगर आपने नए रजिस्ट्रेशन वाले से माल लिया तो हम आपका आईटीसी फॉर द टाइमिंग कहाँ डाल सकते हैं, तो मैं लूंगा ही नहीं, मैं फिर उसी से माल खरीदूंगा जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर पुराना है। तो अभी ये सरकार ने इसको नोटिफाई नहीं करा है, ठीक है। तो सेक्शन 38 क्या बोलता है, आईटीसी के कितने कॉलम, 2 कॉलम, रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड। कौन कौन सा आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड में जा सकता है, सर अगर नए रजिस्ट्रेशन वाले से माल खरीदा तो डिफॉल्ट करा पेमेंट ऑफ टैक्स, 2 रूल 3 रूल, 88C का वायलेशन, 88D का वायलेशन और 86B का वायलेशन, और फिर अदर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन। बोलो क्लियर है क्या, बस इतना सही है। ये हो गया था हमारा। हाँ एक और चीज बेटा, गुड्स और सर्विसेज अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करी तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। अच्छा अपना मंत्रा क्या था, हमारा मंत्रा सिंपल था कि आप हमें आगे से क्या लाके दो, नहीं आगे से जीएसटी लाके दो तो हम आपको पीछे से क्या दे देंगे, आईटीसी दे देंगे। अभी सुनो ध्यान से, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, एक्सपोर्ट, यहां सर जीरो रेटेड सप्लाई है, एक्सपोर्ट है यहां जीरो रेटेड सप्लाई। सरकार ने बोला कि यार देखो हम एक्सपोर्ट को फायदा पहुंचाना चाहते, अब ये भी समझना फायदा क्यों पहुंचाया। यहां पे है साहिल सर, साहिल सर को 10,000 बॉटल एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, एक बॉटल का प्राइस है 10 रुपए। अब 10,000 इंटू 10 कितना हुआ, 1 लाख। अब मैंने मोदी जी को बोला देखो मोदी जी, जो मिस्टर जॉन है ना, वो मिस्टर जॉन बहुत ही तेज है, अगर हमने मिस्टर जॉन से जीएसटी लिया तो वो हमसे नहीं खरीदेंगे, वो कहीं और से खरीद लेंगे। तो मैंने बोला देखो मोदी जी, अगर आप चाहते हो कि हमारा देश एक्सपोर्ट करे और हमारे देश में फॉरेन करेंसी आए तो यहां पे आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी माफ करनी पड़ेगी। तो मोदी जी ने बोला ठीक है। फिर दूसरा मुद्दा मैंने पता है क्या बोला, दूसरा पॉइंट मैंने ये रखा कि सर जितनी भी बॉटल बनाने में प्लास्टिक लगा, कैप लगा और भी जो सब आइटम लगा, अगर उसका आईटीसी मुझे नहीं दिया तो क्या वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, हाँ, क्योंकि अगर आईटीसी नहीं मिल रहा है तो वो मेरी कॉस्ट का पार्ट है। अच्छा कॉस्ट का पार्ट बना, इसका मतलब है कॉस्ट महंगी हो गई, कॉस्ट महंगी हो गई तो ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस भी तो ज्यादा होगा। तो मैंने बोला यार मोदी जी आपको 2 चीजें करनी होगी, एक तो आईटीसी देना पड़ेगा भले आगे से जीएसटी नहीं आ रहा है, कौन से केस में, एक्सपोर्ट, वरना देश में फॉरेन करेंसी कैसे आई। और मैंने दूसरी बात जो मोदी जी को बोली, मैंने बोला देखो मोदी जी अगर हमने जीएसटी चार्ज करा तो सामने वाला लेगा ही नहीं, तो आप जीएसटी भी चार्ज मत करो। तो एक ऐसा केस होता है कि कौन सा, सामने से जीएसटी नहीं आ रहा है फिर भी आपको क्या मिल रहा है, आईटीसी। कहां पे सर, इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। तो जीरो रेटेड सप्लाई में 2 बातें आती हैं, एक जीरो रेटेड सप्लाई में एक्सपोर्ट भी आता है और एक जीरो रेटेड सप्लाई में आपका एससीजेड भी आता है। एससीजेड का मतलब हो गया हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एससीजेड का काम क्या होता है, एससीजेड वाले आपका माल आगे एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर मेरे दोनों एंटिटी, एक एंटिटी एमपी में दूसरी भी एंटिटी एमपी में, पर ये दूसरी वाली एंटिटी एससीजेड है, तो क्या ये वाली एमपी यूनिट ने जब ये वाली एमपी यूनिट को माल बेचा, क्या वो एक्सपोर्ट कहलाएगा, हाँ वो एक्सपोर्ट कहलाएगा, भले ही दोनों कहां सिचुएटेड है, एमपी में सिचुएटेड। तो एससीजेड का मतलब होता है कि सर ये डीम्ड फॉरेन की तरह ही है। आई बात समझ में। तो सर एक चीज हमने ये देख ली कि आपको तब आईटीसी मिलेगा जब आप आगे से जीएसटी लाके दोगे, और एक इसका एक्सेप्शन है, व्हाट, जीरो रेटेड सप्लाई। अब एक चीज बात सोच समझ के बताना, मैं बॉटल बना रहा हूं, बॉटल में प्लास्टिक लग रहा है, बॉटल एग्जेम्प्ट है, बॉटल क्या है, एग्जेम्प्ट, और इस प्लास्टिक से मैं बकेट भी बना रहा हूं। प्लास्टिक खरीदा, प्लास्टिक से 2 चीजें बन रही है, एक बकेट बन रहा है और एक क्या बन रहा है, बॉटल। अब सर आईटीसी का क्या करें,
आईटीसी दें या नहीं दें, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो एग्जेम्प्ट है और दूसरा प्रोडक्ट टैक्सेबल है। तो फिर आईटीसी दें कि सर आईटीसी को प्रपोर्शनेट करें? आईटीसी को क्या करें? प्रपोर्शनेट। सर ये प्रपोर्शनेट कैसे करते हैं? तो ये आप सीखोगे कहां पे? फाइनल। सीए फाइनल का सबसे टफेस्ट टॉपिक, पूरे फाइनल का जीएसटी का सबसे टफेस्ट टॉपिक बस एक ही है, हाउ टू प्रपोर्शनेट आईटीसी। इंटर लेवल पे उन्होंने सोचा इंस्टीट्यूट ने कि बच्चों को इतना ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, तो आईटीसी क्या होता है राजा? प्रपोर्शनेट। कैसे होता है वो सारी बातें कहां पे आएगी? फाइनल लेवल पे आएगी। एग्जाम टर्नओवर कितना, टैक्सेबल टर्नओवर कितना, फिर उस बेसिस पे हमको क्या करना पड़ेगा? प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो आपको बस इतना ध्यान रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि आईटीसी क्या होगा? प्रपोर्शनेट। एक और चीज, कोई प्रोडक्ट आ रहा है वो बिजनेस यूज के लिए भी चल रहा है और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज हो रहा है, तो उसका आईटीसी क्या होगा? सर देखो, नॉन बिजनेस वाला तो हटा दो और जो सिर्फ बिजनेस वाला है उसका आप क्या दे दो? आईटीसी दे दो। आई बात समझ में? ठीक है, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है जीरो रेटेड और एसईजेड का, कि उसमें भी आईटीसी मिल जाएगा। हाँ, उसमें भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। इसको काट दो, ये बैंकिंग वाले को काट दो, ये रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, इसको आप काट दो। अरे अब दे दिया, गलती से दे दिया तो दे दिया। यार एक बात बताओ, आपको ब्लॉक्ड क्रेडिट की कंडीशन ध्यान है क्या? हाँ, ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5। तो क्या क्या ब्लॉक्ड होता है? एक तो मोटर व्हीकल, फिर वेसल और एयरक्राफ्ट। सर फिर एक हमने गाना भी याद करा था कि दिल दे दिया है, तो है ना? तो अगर मोटर व्हीकल का क्रेडिट दे दिया तो फिर उसके ऊपर इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, इसका भी क्रेडिट दे देंगे। सर कुछ कुछ केसेस ऐसे थे जहां पे हमने इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस का क्रेडिट दे दिया पर मोटर व्हीकल का नहीं दिया। अगर आप कार के मैन्युफैक्चरर हो या अगर आप इंश्योरेंस वाले हो तो सर फिर हमने देखा था फूड, बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, लीव ट्रैवल, इन सबका क्रेडिट इज ब्लॉक्ड। पर अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे। कोई भी चीज आप तो लेके आए पर वो लॉस्ट हो गई, चोरी हो गई, तो सर मंत्रा तो बहुत ही सिंपल है, आगे से जीएसटी लाके दो तो हम आपको आईटीसी दे देंगे। सर व्हाट अबाउट सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर का भी आईटीसी हम आपको नहीं देंगे। एक और चीज, गुड्स इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड बाय एनआरटीपी। एनआरटीपी मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। क्या एनआरटीपी से हमको प्यार होगा कि हमको दुश्मनी होगी? देखो, एनआरटीपी तो फॉरेन का बंदा है, अब वो बिजनेस तो करना चाहता है पर हम नहीं चाहते कि वो बिजनेस करे। तो बेटा एक चीज याद रखना, तुम मुझे एक चीज बताओ कि मैं पेस में एसी तो लगाना चाहता हूं पर बच्चों को दिखाने के लिए एसी तो लगाना है। वैसे ही देखो, एनआरटीपी को मुंह पे तो मना नहीं कर सकते वरना उसको बुरा लग जाएगा। अगर एसी हो ही ना तो फिर ज्यादा बुरा लगेगा। एनआरटीपी को पता है हमने क्या बोला? हमने बोला देखो एनआरटीपी, आप जो भी डोमेस्टिकली गुड्स खरीदोगे उसका आईटीसी हम आपको नहीं देंगे। क्या बोला? इधर 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 एनआरटीपी को हमने क्या बोला कि देखो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर आपने कोई भी गुड्स डोमेस्टिकली बाय करा तो उसका आईटीसी हम आपको नहीं देंगे। हम सिर्फ आपको एक ही चीज का आईटीसी देंगे, जो गुड्स आप बाहर से क्या करके आए हो? इंपोर्ट। सर ऐसा क्यों करा? क्योंकि राजा इंपोर्ट जब हम करते हैं ना तो हम कस्टम ड्यूटी भी लगाते हैं, और कस्टम ड्यूटी लगाते हैं तो ऑलरेडी गुड्स बहुत ज्यादा क्या हो गया? महंगा हो गया।
अब एक चीज बताओ, जब भी गुड्स इंपोर्ट होता है तो कस्टम ड्यूटी भी लगता है और आईजीएसटी भी लगता है। कस्टम ड्यूटी भी लगता है और क्या लगता है, आईजीएसटी। हमने बोला देखो एनआरटीपी, कस्टम ड्यूटी का तो आईटीसी की बात ही नहीं होती, आईजीएसटी का आईटीसी तुम ले लेना, ठीक है, क्योंकि गुड्स ऑलरेडी महंगा है। अब एनआरटीपी कोई भी डोमेस्टिकली गुड्स परचेज कर रहा है, उसका आईटीसी हमने उसको क्या कर दिया, मना कर दिया। अच्छा, जब आईटीसी मना कर दिया तो आईटीसी किसका पार्ट बन जाएगा, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अच्छा, जैसे ही आईटीसी कॉस्ट का पार्ट बन गया तो वो ऑटोमेटिकली गुड्स क्या हो गया, महंगा हो गया। और जब गुड्स महंगा हो गया तो कोई बेचारे एनआरटीपी से खरीदेगा ही नहीं, लोग फिर किससे खरीदेंगे, डोमेस्टिक वाले से ही खरीदेंगे। आई बात समझ में। और एक और चीज, अगर आपने कोई भी टैक्स पे करा अंडर सेक्शन 74, 74 इज फॉर फ्रॉड केसेस, तो जो भी शो कॉज नोटिस आपको 74 में आता है, टैक्स पे नहीं करा, गलती से रिफंड आ गया, तो जो भी टैक्स आपने पे करा अंडर सेक्शन 74 उसका आईटीसी भूल जाओ। एक तो हमने फ्रॉड करा, फिर फ्रॉड करने के बाद शो कॉज नोटिस आया, फिर हमने शो कॉज नोटिस के बाद टैक्स तो पे कर दिया। अब सरकार ने बोला कि बेटा नोटिस आ गया ना, नोटिस आने के बाद टैक्स पे कराना, अब आप इसका आईटीसी वाईटीसी भूल जाओ। तो नो आईटीसी इज अवेलेबल इन केस ऑफ फ्रॉड। तो कहां कहां पे सर, सेक्शन 74 का फ्रॉड करा, सेक्शन 129, सेक्शन 130, ये सारे सेक्शन से किसके, फ्रॉड के। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी हमने फ्रॉड में टैक्स पे करा है, शो कॉज नोटिस आने के बाद टैक्स पे करा है, उसका फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो लोग कंप्लीट हो गया क्या, ब्लॉक्ड क्रेडिट। बस शो कॉस्ट नोटिस मतलब अगर हमने कुछ भी गड़बड़ करी तो हमको वहां से शो कॉस्ट नोटिस आता है, जो हमको जवाब देना पड़ता है, काइंडली शो द कॉस्ट व्हाई यू आर एलिजिबल फॉर आईटीसी। रॉ मटेरियल और लीजिंग वाली चीजें नहीं, रिपेयर मेंटेनेंस। हाँ हाँ, देखो सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। अगर हमने आपको मोटर व्हीकल का क्रेडिट दे दिया तो फिर रिपेयर मेंटेनेंस का भी क्रेडिट दे देंगे। मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं दिया तो फिर रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं देंगे। दो चीजें ऐसी हैं जहां पे रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस का क्रेडिट मिल जाएगा पर मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक है हमारा मैन्युफैक्चरर। बेटा टाटा क्या बोल रहा है, तो टाटा ये बोल रहा है कि यार देखो मैं कार का डीलर नहीं हूं, मैं कार का मैन्युफैक्चरर हूं, तो फिर टाटा को तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, ना रिपेयर का, ना मेंटेनेंस का, ना इंश्योरेंस का। तो हमने बोला यार ये तो फिर लॉ मेकर में गड़बड़ हो गई। तो फिर लॉ मेकर ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कार के मैन्युफैक्चरर हो तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा केस है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में कार मेरी थोड़ी है, इंश्योरेंस में कार तो मेरे कस्टमर की है, मेरे क्लाइंट की है। तो कस्टमर और क्लाइंट की है कार, क्या उस केस में भी रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट दे देंगे? हाँ सर, उस केस में भी रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट दे देंगे। चलो ठीक है, कल ये थोड़ा बहुत खत्म करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।